वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 23 दिसंबर। तो पहला टॉपिक है हमारा सीड विलेज प्रोग्राम। तो सीड विलेज प्रोग्राम या जिसको हम बीज ग्राम योजना के नाम से भी जानते हैं, तो 2014-15 से जो है सीड विलेज प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है। तो इसलिए इम्प्लीमेंट किया था ताकि जो भी सीड की जो क्वालिटीज़ वगैरह हैं, तो सीड की क्वालिटी को और बेटर किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके, इसीलिए ये प्रोग्राम जो है शुरू किया गया था। तो अब बात करते हैं सीड विलेज के बारे में। देखिए, एक ऐसा विलेज जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स को जो है ट्रेनिंग वगैरह किया जाता है। ठीक है, ट्रेन किया जाता है। ठीक है। और वो इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ सीड ऑफ वेरियस क्रॉप्स। तो जो भी सीड का जो प्रोडक्शन है, तो उसके प्रोडक्शन में ये फार्मर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और सीड की अच्छी वैरायटीज़ प्रोड्यूस करने के लिए ये ट्रेंड होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। देखिए, तो इस प्रोग्राम का जो मेनली ये एम था कि ताकि जो सीड की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। अंडर दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस इज अवेलेबल फॉर अप टू 1 एकड़ पर फार्मर। तो देखिए, एक किसान के पास जो 1 एकड़ की एक जो संपत्ति है, 1 एकड़ की जो भूमि है, तो उसके ऊपर जो है सरकार जो है कुछ यहाँ पे पैसे प्रोवाइड करती है। एक फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करती है किसानों को। ठीक है, प्रति एकड़। ठीक है। तो देखिए, ऐसे जो भी अगर मान लीजिए जो सीरियल क्रॉप्स होंगे, तो सीरियल क्रॉप्स के लिए 50% जो है सीड का कॉस्ट जो होगा 50% सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और अगर पल्सेस ऑयल सीड्स या ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे 60% जो खर्चा है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सीड के जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है। उसके बाद सीड की जो रिप्लेसमेंट रेट है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। मींस जैसे कि मान लीजिए कोई ये प्लॉट है, तो इस प्लॉट में कितना जो उसका कितना खेत है, तो उसमें ये अच्छे जो क्वालिटी की जो सीड्स है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वही सीड रिप्लेसमेंट रेट है। ठीक है। उसके बाद जो ऑर्गेनाइज सीड है उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। ठीक है। कॉम्पैक्ट एरिया रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग लोकल वेराइटीज़ विथ न्यू हायर यील्डिंग वेराइटीज़। तो जो भी लोकल वेराइटीज़ के सीड हैं उनको रिप्लेस किया जा सके अच्छे वेराइटीज़ के सीड्स के द्वारा। उसके अलावा जो विलेज के जो फार्मर्स वगैरह हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकें। मीन्स एक तरह से वो खुद किसी और पे डिपेंड ना रहें, वो अपना जो सीड का प्रोडक्शन है वो खुद कर सकें। ठीक है। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट प्रोग्राम ऑफ सीड विलेज स्कीम इज़ हैविंग 2 फेजेस। 2 फेजेस में जो है ये काम करता है। द एरिया विच इज़ सुटेबल फॉर रेजिंग अ पर्टिकुलर क्रॉप विल बी सेलेक्टेड एंड रेज्ड विद ए सिंगल वेराइटी ऑफ ए काइंड। तो देखिए, जो एरिया जो है, मान लीजिए यहाँ क्या किया जाएगा कि एक एरिया जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा कि हाँ ये पहला एरिया है, तो यहाँ पे इस टाइप के सीड जो है उगाए जाएंगे। ये दूसरा एरिया है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सीड जो उगाए जाएंगे। तो पर्टिकुलर एरिया जो है पर्टिकुलर सीड के लिए फिक्स कर दिया जाता है कि इस एरिया में यही सीड जो होगा वो उगाया जाएगा। उसके बाद देखिए, एक प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, सीड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना किया जाएगा। देखिए, अगर सीड को अच्छे से प्रोसेसिंग नहीं किया था, अच्छे से हैंडल नहीं किया जाएगा, तो जो भी उसका जो क्वालिटी वगैरह है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है। तो सीड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सीड प्रोडक्शन। तो सीड प्रोडक्शन में जो है सीड की प्रोसेसिंग और उसके उसका जो पैकेजिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं दिए जाते हैं फार्मर्स को। तो देखिए, फार्मर्स को ऐसे सीड जो है वो डोर स्टेप अवेलेबल हो जाएगा, उनके घर पे ही अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ अप्रोप्रिएट टाइम में, मीन्स जल्दी से जल्दी ये अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि वो लोकली ही एक तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है। उसके अलावा जो कॉस्ट होगा, मान लीजिए जो मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस से कम रेट में ही ये सीड जो होंगे वो सस्ते दामों पे उपलब्ध हो जाएंगे किसानों को। इट हैज़ इंक्रीज कॉन्फिडेंस अमंग फार्मर्स अबाउट द क्वालिटी। और देखिए, क्वालिटी के मामले में भी जो है जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि एक तरह से जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उनके गांव पे ही हो रहा है, तो उनके सामने ही जब वो प्रोडक्शन होगा तब वो उस क्वालिटी ऑफ सीड्स को एक अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा इट फैसिलिटेट्स फास्ट स्प्रेड ऑफ न्यू कल्टिवेटर्स ऑफ डिफरेंट काइंड। अब बात करते हैं सीड के रिप्लेसमेंट रेट के बारे में। तो देखिए, सीड का जो रिप्लेसमेंट रेट होता है, तो मान लीजिए जो टोटल जो क्रॉप एरिया है, ठीक है, तो पूरे क्रॉप एरिया में कितने जो क्वालिटी ऑफ सीड्स हैं वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो कोई क्रॉप एरिया है, उस कितने एरिया में जो है क्वालिटी ऑफ जो अच्छे क्वालिटी के सीड्स हैं उनको लगाया गया है, तो उसी का जो बीच का जो रेट है वही सीड रिप्लेसमेंट रेट जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। तो देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है हर साल रिलीज़ किया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने हमारे इसके प्रति जो विरोध जताया है, और ये कहा है कि इसको एक तरह से बायस बताया है कि जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो ये वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जो जारी किया जाता है, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सही नहीं है।
तो बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, एक एनुअल रैंकिंग इसमें कंट्रीज़ को दिया जाता है, ठीक है। ये एनुअली कंडक्ट किया जाता है एक्सरसाइज, और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है 2002 से लगातार अभी तक जो है ये पब्लिश किया जाता रहा है, हर साल ही पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अपने खुद के असेसमेंट पे बेस्ड है ऑफ द कंट्रीज प्रेस फ्रीडम रिकॉर्ड इन प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल के हिसाब से जो है रिपोर्ट्स है वो नेक्स्ट ईयर रिलीज़ किया जाता है। तो इट इंटेंड्स टू रिफ्लेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट जर्नलिस्ट, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस, नेटिजन्स हैव इन ईच कंट्री। तो एक देश में एक पत्रकारिता को, या जो पत्रकार होते हैं, जो हमारी मीडिया चैनल्स हैं, या जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कितनी छूट दी जाती है। तो ये रिपोर्ट ये चीज़ दर्शाता है कितनी फ्रीडम किस कंट्री में प्रेस को दी जाती है। It is careful to note that index only deals with press freedom and does not measure the quality of journalism। देखिए, केवल प्रेस की फ्रीडम को डील करने का, जो प्रेस की फ्रीडम है केवल वही ये कैलकुलेट करता है, बाकी जर्नलिज्म की क्या क्वालिटी है उसको ये कैलकुलेट नहीं करता है, ठीक है। और ना ही तो ये ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन के संबंध भी कोई जानकारी हमको देता है। इसमें इंडिया की बात करें तो 180 देश में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 142 है। 142वां स्थान मिला है इंडिया को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में। और आसपास के देश की बात करें तो नेपाल को 106 स्थान मिला है, श्रीलंका को 127, म्यांमार को 140, पाकिस्तान को 145, बांग्लादेश को 152। वहीं पे चाइना 177 रैंक पे है, जो कि लास्ट थर्ड है, और नॉर्थ कोरिया 179 रैंक पे है, और तुर्कमेनिस्तान जो है 178 रैंक पे है। तो यहाँ पे इंडिया की रैंक हमको भी एक तरह से ख़राब देखने को मिल रही है। 180 देशों में सिर्फ 142 स्थान मिला है इंडिया को। अब बात करें कि क्या ये रिपोर्ट कहती है इंडिया के बारे में, तो पहला है टारगेटिंग वुमेन, ठीक है। ये रिपोर्ट हाईलाइट करता है कि कैंपेन्स आर पार्टिकुलरली वायलेंट व्हेन द टारगेट्स आर वुमेन, कि जब वुमेन अगर महिला अगर यहाँ टारगेट होती है, महिला पत्रकार, तो जो कैंपेनिंग्स होते हैं वो बहुत वायलेंट हमें देखने को मिले हैं। उसके अलावा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी देखने को मिला है कि जर्नलिस्ट वगैरह जो होते हैं उन पे फॉल्स ऑफेंसेस लगा के उनको जैसे एक उनके ऊपर जो है केसेस वगैरह कर दिए जाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। और ड्रैकोनियन लॉज के बारे में बताया गया है, जैसे सेडिशन जो लॉ है, देशद्रोह, उसके अलावा स्टेट सीक्रेट, नेशनल सिक्योरिटी। तो ये सब जो लॉ हैं ये कहीं ना कहीं जो प्रेस की फ्रीडम है इस पे एक वॉल्यूशन की तरह काम करते हैं। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हमारे आर्टिकल 19 का जो पार्ट है संविधान में, जो आर्टिकल 19 है फंडामेंटल राइट्स, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसका पार्ट है। तो रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइट्स द थ्रोटलिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे जो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो एक तरह से हनन हो रहा है, तो उसको भी ये हाईलाइट करता है। उसके अलावा जो सोशल मीडिया पे जो सेंसरशिप लगाई गई है, तो उस पर भी ये बात करता है कि इट स्पेसिफिकली मेंशन दैट इन इंडिया द आर्बिट्री नेचर ऑफ ट्विटर एल्गोरिथम ऑल्सो रिजल्ट इन द ब्रूटल सेंसरशिप। तो कहीं ना कहीं जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, तो वहाँ हमको सेंसरशिप देखने को मिलती है जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अब देखते हैं रिजर्वेशन हेल्ड बाई इन इंडिया। तो इंडिया अलॉन्ग विथ मेनी नेशंस हैज़ रिपोर्टेडली डिस्गस्टेड द आउटकम्स ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बाकी देश के साथ भी इंडिया भी ये कह रहा है कि ये रिपोर्ट जो है ये सही नहीं है, कि ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है। इट इज स्टेटेड दैट मीडिया इन इंडिया एंजॉय एब्सोल्यूट फ्रीडम। और सरकार, हमारे भारत के सरकार के द्वारा ये कहा गया कि इंडिया में लोगों को जो प्रेस की जो फ्रीडम है, मीडिया को एब्सोल्यूट फ्रीडम यहाँ देखने को मिलता है, इनको एब्सोल्यूट फ्रीडम मीडिया को दिया जाता है, ठीक है। द गवर्नमेंट डज नॉट सब्सक्राइब टू इट्स व्यूज़ एंड कंट्री रैंकिंग एंड डज नॉट एग्री टू द कंक्लूजन। तो जो भी इनके द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है, तो भारत सरकार इस पर एग्री नहीं करती है, ठीक है। तो क्या बताया कि क्या रीजंस दिए गए हैं, जैसे नॉन ट्रांसपेरेंट मेथोडोलॉजी बताएगा कि जो इनके द्वारा जो मेथड यूज़ किया जाता है वो नॉन ट्रांसपेरेंट है, और कहीं ना कहीं उसका जो सैम्पल साइज़ है वो बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो फंडामेंटल्स ऑफ डेमोक्रेसी को यहाँ पे कोई वेटेज नहीं दिया जा रहा है। और एडॉप्शन ऑफ मेथोडोलॉजी दैट इज़ क्वेश्चनेबल एंड नॉन ट्रांसपेरेंट, एक ऐसे मेथड का यूज़ किया था जिस पे सवाल उठते हैं, ठीक है, जो कि एक नॉन ट्रांसपेरेंट मेथड है। और प्रेस फ्रीडम का एक हमें क्लियर डेफिनेशन भी देखने को नहीं मिलता है। अब बात करें कि ये रिपोर्ट बाइस्ड क्यों है, क्यों लोग कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट बाइस्ड है। देखिए, रिपोर्ट इज़ ए सब्जेक्टिव मेजर कंप्यूटेड थ्रू ए प्रिज्म ऑफ वेस्टर्न लिबरल्स। तो देखिए, जो वेस्टर्न विचारधारा के लोग हैं उनके सोच एक तरह से उनके द्वारा ही ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो इट टेंड्स टू डिफॉल्ट अ होमोजीनियस व्यू ऑफ मास मीडिया। तो एक जो हमारे यहाँ की जो व्यू पॉइंट है वो उसको नहीं रख पाता है, व्हेन विच देन फैसिलिटेट्स कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज़। और जिसकी वजह से जो ये कंपेरिजन किया जाता है, तो इसमें हमें इंडिया बहुत पीछे देखने को मिल रहा है। देयर आर नो क्वेश्चंस अबाउट मीडिया ओनरशिप और अबाउट देयर इकोनॉमिक कंसंट्रेशन इन प्राइवेट हैंड।
ठीक है। तो मीडिया के ओनरशिप के बारे में भी यहाँ कोई सवाल हमें देखने को इस रिपोर्ट में नहीं मिलता है, या जो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन है वो प्राइवेट हैंड में जा रहा है, उस पर भी कोई हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। अब बात करेंगे फ्रेज एंटी नेशनल नॉट डिफाइंड इन स्टैट्यूट्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि एंटी नेशनल जो वर्ड है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है। तो देखिए पहले हम देखेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का, जिसको हम यूएपीए भी बोलते हैं। तो देखिए यूएपीए जो है उसका मेनली ये एम है कि वो काम करता है जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है उससे प्रिवेंट करने का को ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। यूएपीए इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टू मेक पावर अवेलेबल फॉर डीलिंग विद एक्टिविटीज़ डायरेक्ट अगेंस्ट द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो हमारे भारत के इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पे कोई भी बात आती है तो वहाँ पे ये एक्ट जो है वो एक्टिव हो जाता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। उसके बाद आता है सेडिशन लॉ, जो कि आईपीसी के सेक्शन 124A 124 क में आता है। ठीक है। भारतीय दंड विधान के 124 क में हमें देखने को मिलता है सेडिशन, या इसको हम देशद्रोह भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो भी कोई अगर मान लीजिए हेट्रेड लाने की कोशिश करता है या हेट्रेड लाता है अपने किसी भी वर्क की वजह से, किसी भी तरीके से, चाहे वो बोल के लाता है चाहे लिख के लाता है, किसी भी तरीके से लेके लाने की कोशिश करता है, तो उस पर ये सेक्शन यूज़ किया जाता है। ये ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा जो है 1870 से स्टार्ट किया गया था, 1870 से जो है इसको शुरू किया गया था, ताकि जो भारतीय जो क्रिटिक्स हैं उस टाइम के, तो उनके आवाज़ को दबाया जा सके सरकार की। ठीक है सर। तो सरकार के खिलाफ वो कुछ ना बोल सकें, इसीलिए ये लाया गया था। तो कहीं ना कहीं हमें इसका दुरुपयोग देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए 2019 में जब हमारी एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने एक एनुअल रिपोर्ट जारी किया था, तो हर साल एनसीआरबी जो है रिपोर्ट जारी करती है क्राइम से रिलेटेड। तो पहली बार 2017 में जो है क्या हुआ था कि पहली बार एक नया चैप्टर इसमें ऐड किया गया, क्राइम कमिटेड बाई एंटी नेशनल एलिमेंट्स, कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स के द्वारा जो क्राइम कमिट किए गए तो वो इसमें दिए गए थे। तो इसमें एक चैप्टर था कि नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट्स, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिस्ट इंक्लूडिंग जिहादी टेररिस्ट एज 3 नेशनल एलिमेंट्स। तो ये 3 एंटी नेशनल एलिमेंट जो है इस एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताए गए थे। अब देखिए डिफाइनिंग की बात करते हैं, कैसे डिफाइन किया गया इसको। दे आर क्रिमिनल लेजिस्लेशंस एंड वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स डील विद अनलॉफुल एंड सब सर्विस एक्टिविटीज़ विच आर डेट्रीमेंटल टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे प्रभुता और एकता के ऊपर, अखंडता के ऊपर जो सवाल उठाते हैं या उसको डेट्रीवेट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे जो है ये हमें चार्जेस देखने को मिलते हैं कि सेडिशन लगाया जा सकता है, या उस पर यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है लगाया जा सकता है। देखिए इसके संबंध में क्या किया गया था, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31D को ऐड किया गया था। ठीक है। तो अनुच्छेद 31D जो है उसको ऐड किया गया था संविधान में। तो ये इमरजेंसी के टाइम में ऐड किया गया था, और उस टाइम इसमें एंटी नेशनल एक्टिविटी को जो है डिफाइन किया गया था। लेकिन आर्टिकल 31D को जो है 43rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1977 में इसको रिमूव कर दिया गया, इसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है। तो अब ये वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। देखिए इसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है 1962 में केदारनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो है गाइडलाइन भी जारी किया गया था, जिसमें सेक्शन 124A के बारे में ये कहा गया कि विदाउट इंसेंटमेंट टू वायलेंस और रेबेलियन देयर इज नो सेडिशन, कि जब तक कोई वायलेंस या कोई हमें रेबेलियन देखने को नहीं मिलता है तब तक आप सेडिशन चार्जेस का जो यूज़ है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो व्हेन द वर्ड्स रिटन और स्पोकन विच हैव द pernicious टेंडेंसी और इंटेंशन टू क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर, मीन्स अगर मान लीजिए कोई लिख करके या बोल करके जिसकी वजह से जो पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है, ठीक है, पब्लिक के बीच में एक हमको एक हेट्रेड देखने को मिलता है, या लोगों के बीच में दंगा फसाद की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है। तो जिसके मीन्स ऐसी कोई भी बात जिसकी वजह से पब्लिक के बीच में जो है एक पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हमको दिखता हुआ मिले, तो वहाँ पे ये चार्जेस जो है वो तब लगाया जाएगा, सेडिशन का चार्ज तब लगाया जा सकता है। अब देखिए डाटा जो मेंटेन कौन करता है, ठीक है, ये डाटा मेंटेन करने का जो काम है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है। जो भी राज्य सरकार है, ये केंद्र सरकार नहीं करती है, राज्य सरकार करती है डाटा मेंटेन करने का काम, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर और जो पुलिस है वो स्टेट के सब्जेक्ट में आते हैं, जो कि हमारे 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल में दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये पब्लिक ऑर्डर हो या पुलिस से संबंधित जो भी बातें होंगी वो राज्य की सूची में आएंगी। ठीक है। तो ये 7th शेड्यूल में है। तो इसीलिए जो भी डाटा है वो कि कितने लोग जो है अरेस्ट किए गए हैं, कितने लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में अरेस्ट किए गए हैं, या कितने लोग कैसे अरेस्ट किए, किस क्राइम में अरेस्ट किए गए हैं, तो वो सभी डाटा जो है ये हमारी राज्य सरकार ही मेंटेन करती है, केंद्र सरकार मेंटेन नहीं करती है। उसके बाद चिलाई कलंग
जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी जब पड़ने लगती है कश्मीर में, तो उसको चिलाई कलन का टाइम बोलते हैं। तो ये 40 दिन कश्मीर में हमें देखने को मिलता है। 40 दिन बहुत ज़्यादा ठंडी यहाँ पे देखने को मिलती है। टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाता है। ठीक है, तो चिलाई कालन जो है वो कोल्डेस्ट 40 डे पीरियड है ऑफ हार्श विंटर इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। ठीक है, जम्मू कश्मीर रीजन में ये 40 दिन का बहुत ठंडा पीरियड रहता है। इसको हम चिलाई कालन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको देखिए ट्रेडिशनली इसको सीजनल पीरियड ऑफ हार्श विंटर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको स्नोफॉल वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। 21 दिसंबर से इसकी शुरुआत होती है और 31 जनवरी तक ये हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 20 दिन का देखिए चिलाई खुर्द, जिसको स्मॉल कोल्ड भी बोलते हैं, ये 31 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में होता है। उसके बाद फिर 10 दिन का एक चिलाई बच्चा या बेबी कोल्ड भी इसको बोलते हैं। तो ये जो 19 फरवरी के बाद से ये चिलाई बच्चा शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं इसके सेलिब्रेशन की। तो इन पर्शियन ट्रेडिशन द नाइट ऑफ 21 दिसंबर, देखिए 21 दिसंबर की रात, जिसको हम पूरे वर्ष का जो है, एक वर्ष में सबसे लंबी रात जो होती है वो 21 दिसंबर की रात होती है। तो इसको पर्शियन ट्रेडिशन में शाबे यल्दा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शाबे यल्दा जो है इसको या नाइट ऑफ बर्थ भी बोलते हैं, शाबे चेला भी बोला जाता है। उसके बाद देखिए जो कश्मीर के लोग हैं तो इसको फेरन डे के नाम से भी बोलते हैं। जो 21 दिसंबर की जो रात है उसको फेरन डे के नाम से बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो बड़े बड़े जो कोट वगैरह हैं, जो वुलन गाउन्स वगैरह हैं, वो कश्मीरीज़ के द्वारा वियर किए जाते हैं। उसके अलावा ट्रेडिशनल फायरिंग पॉट का इस्तेमाल किया जाता है, इनको कंगरी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जो वाटर पाइपलाइंस होती हैं इस टाइम में, तो वो भी जम जाती हैं वहाँ। उसमें का जो पानी होता है पाइप में वो भी जम जाता है। और जो दाल लेक है, दाल लेक वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, वो भी जम जाती है ठंडी की वजह से। और जो फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट है गुलमर्ग, यहाँ पे भी हमें हैवी स्नो देखने को मिलता है जहाँ पे। और यहाँ से जो है लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे स्कीइंग वगैरह करने के लिए, जो है यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। नेक्स्ट है उड़ान स्कीम के बारे में। तो रिसेंटली देखिए ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसको तो लॉन्च किया गया था बहुत पहले ही, करीब 5 साल पहले जो है इसको उड़ान स्कीम को हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, ताकि जो आम जनता है तो आम जनता को एक तरह से हवाई जहाज़ का जो सफ़र है वो करवाया जा सके। ठीक है, तो उड़ान का मतलब हो गया उड़े देश के आम नागरिक। ठीक है, ये लो कॉस्ट फ्लाइंग स्कीम था। तो इसका जो मेन एम था वो ये था कि लोगों को जो है सस्ते दामों में फ़्लाइट का जो सैर है वो करवाया जा सके। ठीक है, तो 2017 अप्रैल में इसको लॉन्च किया गया था और इसको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट सीक्स टू इम्प्रूव एयर कनेक्टिविटी टू टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़। तो जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं, जो में छोटे छोटे शहर हैं, तो उनको जोड़ने का काम ये करता था। और ताकि और जो आम लोग हैं जो प्लेन की टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी इसकी टिकट अफोर्ड कर सकें। इसके बारे में देखते हैं। तो एयरलाइंस आर अवॉर्डेड रूट्स अंडर द प्रोग्राम थ्रू ए बिडिंग प्रोसेस। ठीक है, तो बिडिंग प्रोसेस के थ्रू जो है यहाँ पे रूट्स जो है डिसाइड किए गए थे एयरलाइंस के। ठीक है, और यहाँ पे करीब 1 घंटे की जो फ्लाइट होगी उसका कॉस्ट जो होगा सिर्फ 2,500 रुपये होगा, 2,500 रुपये तय किया गया। एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल सीट्स ऑन एयरक्राफ्ट विल हैव टू बी ऑफर्ड एट चीपर रेट्स। और ये कहा है कि जो 50% जो सीट्स होगी एरोप्लेन में, वो 50% सीट जो है सस्ते दामों में उपलब्ध कराई जाएंगी। इन ऑर्डर टू इनेबल एयरलाइंस टू ऑफर एफोर्डेबल फेयर्स दे आर गिवन ए सब्सिडी। और इसके लिए सरकार उनको एक सब्सिडी प्रोवाइड करती लगातार 3 सालों तक के लिए। अब इस समय बात करते हैं। देखिए टोटल ऑफ 9 राउंड्स ऑफ बिडिंग हैव बीन टेकन प्लेस। तो करीब 9 राउंड की जो बिडिंग हुई इसमें जनवरी 2017 तक। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज सेट अ टारगेट ऑफ ऑपरेशनलाइजिंग एज मेनी एज 100 अनसर्व्ड एंड underserved airports and starting at least 1,000 RCS routes by 2024। तो यहाँ करीब 1000 जो RCS रूट्स जो हैं वो बताया गया कि स्टार्ट कर दिए जाएंगे 2024 तक में। सो फार जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसको 948 रूट जो दिए गए हैं अंडर उड़ान, और जिसमें से जो 403 रूट्स हैं वो कनेक्ट करते हैं टोटल 65 एयरपोर्ट्स को। और उसमें से 28 सी प्लेन रूट्स कनेक्टिंग विद 14 वाटर एरोड्रोम्स ओनली टू हैव कमेंस्ड। और उसमें से भी देखिए जो 28 जो सी प्लेन रूट्स हैं जो 14 वाटर एरोड्रोम्स को कनेक्ट करते हैं, उसमें से सिर्फ 2 अभी तक केवल कमेंट्स किए गए हैं, बाकी नहीं किए गए हैं। अब देखिए इशू क्या है इसके साथ, देखिए हमें एक डिसकंटिन्यूएंस देखने को मिलता है। सम ऑफ द रूट्स लॉन्च्ड हैव बीन डिसकंटिन्यूड। तो जो रूट वगैरह लॉन्च किए गए थे उसको बंद कर दिया गया, कुछ रूट्स ऐसे हैं जिसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी हमें एक्टिव देखने को नहीं मिलते हैं और केवल एक तरह से पेपर पर देखने को हमें ये चीज़ मिली है बस। तो उड़ान वॉज एक्सपेंडेड टू प्रोवाइड इम्प्रूव कनेक्टिविटी टू हिली रीजन्स एंड आइलैंड। तो हिली एरिया और जो आइलैंड्स के एरिया है वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर्स या सी प्लेन्स के थ्रू ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब ये पेपर पे हमें देखने को मिलता है।
चैलेंजेस देखें तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ फंड्स की बात है कि जो स्मॉल एयरलाइंस कंपनी हैं तो उनके पास इतना फंड नहीं है कि वो अपने एक तरह से रेंटल्स वगैरह पे कर सकें या अपने स्टाफ को जो सैलरीज वगैरह दे सकें। तो उसकी वजह से भी हमें ये स्कीम जो इतनी सफल देखने को नहीं मिली। उसके अलावा मेंटेनेंस इशू भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 1 या 2 प्लेन्स हैं। ठीक है, तो दे आर ऑफन पुअरली मेंटेन, वो बहुत अच्छे मेंटेनेंस उनकी नहीं है। और जो नए प्लेन्स हैं वो बहुत महंगे हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल प्लेयर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद पायलट्स की भी कमी देखने को मिलती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ पायलट्स आर फोर्स टू हायर फॉरेन पायलट्स, तो उसकी वजह से लोग फॉरेन पायलट्स अगर हायर करेंगे तो वहाँ पैसा ज़्यादा लगेगा और उन कंपनी छोटी कंपनी के पास उतना पैसा नहीं है कि वो दे सकें। उसके बाद देखिए कंपटीशन में हमें देखने को मिलता है कि ओनली दोज रूट्स हैव बीन बैक्ड बाय बिगर डोमेस्टिक प्लेयर्स, जो बड़े जैसे कि जो स्पाइस जेट्स या जो इंडिगो फ्लाइट्स हैं तो इनके द्वारा जो रूट्स लिए जाते हैं यही सक्सेसफुल है। बाकी छोटे छोटे जो एयरलाइंस के द्वारा जो रूट लिए जाते थे ये अब बंद हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है हाउ द न्यू वेयर हाउसिंग पॉलिसी विल ट्रांसफॉर्म इंडिया लॉजिस्टिक्स। तो देखिए वेयर हाउस का मतलब होता है कि जहाँ पे स्टोर वगैरह एक घर से है, सपोज करें एक घर है जहाँ पे गुड्स वगैरह स्टोर किया जाता है तो उसको हम वेयर हाउस बोल सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे गुड्स का स्टोरेज किया जाए। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है उसको कम करने के लिए हमारी जो केंद्र सरकार है उसने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के साथ मिलकर जो है वेयर हाउस पॉलिसी की शुरुआत की है। देखिए वेयर हाउस जो होता है वो गुड्स को स्टोर करने के लिए एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, होलसेलर या ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने वाले, कस्टम्स वाले, कोई भी उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दे आर यूजुअली लार्ज प्लेन बिल्डिंग्स इन इंडस्ट्रियल पार्क एंड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ सिटीज़। तो ये जो मान लीजिए जो सिटीज़ हैं, जो शहर हैं या जो गांव हैं तो उससे ये बाहर होते हैं। ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह भी आ सकें आसानी से, इसलिए इनको शहर के बाहर जो है बनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे क्या ऑब्जेक्टिव था न्यू वेयर हाउसिंग जो पॉलिसी है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। देखिए पहला तो यही है कि लॉजिस्टिक्स को जो है बूस्ट किया जा सके। ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने का काम ये करेगा और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। मॉडर्न वेयर हाउस विल कोल्ड स्टोरेज में देखिए होगा। ठीक है, तो कोल्ड स्टोरेज होगा तो जहाँ पे वेट या ड्राई जो भी सामान होंगे वहाँ ज़्यादा टाइम तक के लिए स्टोर किए जा सकते हैं। और सिटीज़ से बाहर इसको बनाया जाएगा। ठीक है, सिटीज में शहर से दूर बनाया जाएगा ताकि ट्रैफिक वगैरह का दिक्कत ना रहे या पोल्यूशन वगैरह का जो खतरा है वो चीज़ ना रहे, तो इसलिए इसको सिटीज़ से बाहर बनाया जाएगा। फ्यूल एफिशिएंसी बताई जा रही है कि दिस विल ऑल्सो बूस्ट बल्क कैरिंग कैपेसिटी एंड सेफ फ्यूल। ठीक है, तो एक तरह से कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करेगा और फ्यूल भी सेव करने का काम करेगा और एयर पोल्यूशन को जो है कम करने का काम करेगा, क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह हैं वो सिटीज़ में नहीं जाएंगे, वहाँ ट्रैफिक हमें देखने को नहीं मिलेगा और उससे जो पोल्यूशन वगैरह भी है वो कम होगा शहर में। तो देखिए अब कौन फ्रेम करेगा, कौन इम्प्लीमेंट करेगा, तो NHAI जो है इसको फ्रेम करेगी, जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और इम्प्लीमेंट करने का काम भी NHAI ही करेगी। अब कैसे करेगी बात करें तो देखिए थ्रू लैंड बैंक्स, दे आर लैंड बैंक्स अलॉन्ग द हाईवेज एंड एक्सप्रेसवे ऑफ द कंट्री विद द NHAI। तो यहाँ जो लैंड बैंक्स के हेल्प से जो है NHAI इस काम को इम्प्लीमेंट करेगी। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हेल्प से भी जो रेवेन्यू शेयरिंग होगा वो किया जाएगा एक फिक्स्ड फ़ी पे, और उसके द्वारा जो है NHAI इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।